हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करंट की श्रृंखला डेली डाली जा रही है और ये जो करंट है बिहार में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, स्पेशली जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए। और बीपीएससी 69 भी हो गया और बिहार दरोगा भी हो गया, तो इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसी करंट की श्रृंखला का ये वीडियो है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। तो हमारा ये बिहार करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित है और इसका सटीक विश्लेषण के साथ है। और हमारे अगर करंट अफेयर को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो बिहार स्पेशल का जो स्टैटिक्स का पोर्शन है वो आपका 100% मतलब क्लियर हो जाएगा। जैसे जो शिक्षक भर्ती में पूछेगा, बिहार का जो स्टैटिक्स पूछेगा वो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ आएंगे। तो पहले हम थोड़ा कल के वीडियो में कुछ बुक्स का हम नाम कराए थे, तो कुछ बुक्स का नाम कराए थे, तो बुक्स के नाम में हम देख लेते हैं कुछ बुक्स को। तो अंबेडकर अलाइव लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। किसके? शशि थरूर के द्वारा अंबेडकर अलाइव लिखा गया है। तुम पहले क्यों नहीं आए, तो ये लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी हो गया तुम पहले क्यों नहीं आए। फिर हो गया ब्रेकिंग बैरियर हो गया काकी माधव राव। जादूनामा का राइटर है जावेद अख्तर। कौन है? जावेद अख्तर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला, द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम। तो मिशेल ओबामा। कौन? मिशेल ओबामा हो गया। देखिए ये बुक वाला जो कंटेंट है ना, बुक का आप करंट अफेयर का ये बुक उठा के देखिएगा तो उसमें कम से कम 25 से 30 होगा। तो बुक का जब उठा के देखिएगा 25 से 30 होगा उसमें कंटेंट, तो आप सोचिएगा 25 से 30 एक बार में रट लेना तो वो संभव नहीं है और आपको याद भी नहीं हो पाएगा। तो डेली हम लोग, जैसे एक दिन कल के वीडियो में भी हमने ये 5 बुक का नाम कराए थे, आज भी करा दिए, रिपीट हो गया। फिर कल दूसरा करा देंगे, फिर उसके बाद दूसरा करा देंगे, फिर एक बार इन सबको संपूर्ण रूप से करा दिया जाएगा। तो जब संपूर्ण रूप से करा दिया जाएगा तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे आते हैं। तो हमारा अब आया पहला सवाल। हाल ही में ये बिहार के किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के कार्गो ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया। तो बात हो रही है कार्गो ट्रेन जो मालगाड़ी है, और पूछा जा रहा है कि बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन मालगाड़ी सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो पूछ रहा है कि किस जिले से शुरू किया गया है। तो बथनाहा होगा आपका अररिया में, अररिया आता है बथनाहा में आता है अररिया। और आपको बता दें कि अभी भारत के दौरे पे नेपाल के प्रधानमंत्री कोई दौबा करके हैं, शेरशाह दौबा करके हैं, वही हैं यहाँ पे। तो आए हैं तो वही चालू किए हैं पीएम मोदी के साथ, ठीक है। शेरशाह देउबा नाम है उनका, पीएम मोदी के साथ आए हैं, शुरू किए हैं। अच्छा, यहाँ अररिया है, तो अररिया से एक और मतलब फैक्ट है कि अररिया के ओराई हिंगना में, क्या? अररिया के ओराई हिंगना में बिहार का पहला मंकी पार्क खोला जा रहा है। क्या? बिहार का पहला मंकी पार्क, बिहार का पहला मंकी पार्क अररिया का ओराई हिंगना। अच्छा, और ओराई हिंगना जो है ना, एक और चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ फरीश्वर नाथ रेणु की जन्मभूमि है। और ओराई हिंगना बिहार में पूछ देता है, बिहार स्पेशल में फरीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो होगा ओराई हिंगना, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या है। हाँ देखिए, यहाँ है बिहार में रेल यात्रा की शुरुआत कब हुई थी। तो बिहार में जब रेल यात्रा की शुरुआत हुई थी तो 1860 से 61 में हुई थी, ठीक है। दूसरा है कि बिहार का पहला नगर पालिका, जब बिहार के पहले नगर पालिका की बात हो रही है तो बिहार का पहला नगर पालिका होगा आरा बाबू कुंवर सिंह, आरा से बाबू कुंवर सिंह। तो 1865 बिहार का पहला नगर पालिका आरा 1865। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा
सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, कभी कोई पूछ देता है पटना के गांधी मैदान का पहले नाम क्या था, तो पटना के गांधी मैदान का पहले नाम था पटना लॉन। पटना लॉन था गांधी मैदान का नाम। कभी कोई पूछ देता है पटना लॉन का नाम गांधी मैदान मतलब पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, तो ये नामकरण किया गया था 1948 में। 1948 में नामकरण किया गया था। बात हो रही है बिहार के पहले दूरदर्शन केंद्र की। दूरदर्शन केंद्र पहला हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और इसका ईयर अगर पूछेगा तो 1978। कब? 1978। 1978 हो गया पहला दूरदर्शन केंद्र। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, जब बात हो रही है पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र की, तो ये खुला है भागलपुर में। कहाँ खुला है? भागलपुर हो जाएगा पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। उसके बाद से है नेक्स्ट है कि ऑपरेशन कोबरा। ऑपरेशन कोबरा बिहार राज्य से ही संबंधित है, और जो माफियाओं का गिरोह होता है ना, उसके खात्मा के लिए ऑपरेशन कोबरा शुरुआत किया गया है। ये करंट का ही है। तो माफियाओं के गिरोह को ख़त्म करने के लिए माफिया गिरोह ख़त्म करने के लिए, और बिहार राज्य से ही संबंधित है, बिहार से। देखिए, ये सब बिहार का स्टैटिक्स हो गया। और स्टैटिक्स ऐसा होता है कि आप चाहिएगा एक बार में याद कर ले तो नहीं होगा, बार बार नज़र से गुजरना चाहिए, और बार बार नज़र से हम गुजारेंगे, हमेशा इसको रिपीट करेंगे हमेशा। चलिए और आगे आते हैं। तो और आगे में है, देखिए पटना में मेट्रो का कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो यहाँ दिया है पटना मेट्रो कार्य परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य। तो पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है सितंबर 2024 में। 2024 सितंबर 2024। हर घर प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य, मतलब बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाना है। तो वो लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य बिहार सरकार का है। सब डाटा है, भारत सरकार का दूसरा है, बिहार सरकार का दूसरा है। बिहार स्पेशल में देखेंगे तो टीबी को पूरी तरह खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो भी रखा गया है 2025 तक। अब देखिए, हर खेत पानी का लक्ष्य, मतलब बिहार के हर खेत में पानी पहुंचा देना है। तो हर खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। कब? 2025 हो गया। दिया 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य। तो जब बिहार सरकार दिया है कि 100% हम बिहार को साक्षर कर देंगे, तो 100% को बिहार साक्षर करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2030 तक। 2030 हो गया। एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कब? 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, ऐसे ही 5-5, 6 क्वेश्चन हम हर क्वेश्चन के बैक में डिस्कशन में देंगे। ठीक है, एक बार में उतना ज़्यादा याद कीजिएगा तो सही नहीं हो पाएगा, आप लोगों को याद भी नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बिहार के किस जिले में अवस्थित हवाई अड्डा पर सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए बिहार विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए पूर्णिया में इसको स्वीकृति दिया गया है। ठीक है, पूर्णिया में वो हवाई अड्डा अवस्थित है जिसको सिविल इनक्लेव बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में। हाँ, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बताया? तो एयरपोर्ट पे जाइएगा तो जैसे प्लेन के अंदर भी होता है ना, अनाउंसमेंट होता है सीट बेल्ट वगैरह पहनने के लिए, और एयरपोर्ट पे भी होता है। तो होगा कि मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला जो एयरपोर्ट है वो है दरभंगा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में भी दरभंगा है, यहाँ लिख लीजिएगा बिहार का दूसरा एम्स, सेकंड एम्स बिहार का सेकंड एम्स हो गया दरभंगा में। अब देखिए, सेकेंड एम्स हो गया दरभंगा में, और दरभंगा के एयरपोर्ट पे मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी। तो बात हो रही है देश की पहली डेयरी जो CAS मार्क पाई है, तो वो होगा नालंदा डेयरी। क्या होगा? नालंदा डेयरी होगा।
आप देखिए, हर घर बिजली पहुंचाने में देश में अव्वल जिला, पूरे भारत में हर घर बिजली पहुंचाने में देश में सबसे अव्वल मतलब प्रथम रैंक पे कौन जिला है, तो वो जिला है गया जिला। कौन जिला है? गया जिला। गया जिला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर शुद्ध जल पहुंचाने की रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने वाला जिला। तो हर घर शुद्ध जल पहुंचाने में प्रथम रैंकिंग वाला जो जिला है वो हो जाएगा आपको अरवल। अरवल 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 जिला हो गया हर घर शुद्ध जल पहुंचाने के रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने वाला। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला, बिहार के जिले की बात हो रही है कि 100% वो बैंक है, डिजिटलीकरण हो गया है। डिजिटलीकरण हो गया है तो डिजिटल बैंकिंग हो गया है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा जहानाबाद। जहानाबाद 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 होगा। अब देखिए ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, दीदी की रसोई योजना। दीदी की रसोई योजना पूछेगा तो दीदी की रसोई योजना जब होगा, ये अस्पताल में चलाया जा रहा है, औरंगाबाद सदर अस्पताल में चलाया जा रहा है दीदी की रसोई योजना। ये बहुत ही हाईलाइट था। तो औरंगाबाद सदर अस्पताल में, औरंगाबाद सदर अस्पताल में, सदर अस्पताल में औरंगाबाद सदर अस्पताल में ये चलाया जा रहा है दीदी की रसोई योजना। ये जितना भी है ना बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना कि इसका मतलब बहुत प्रबल संभावना है, इसीलिए हम ये सब करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करा दिए, कुछ भी डिटेल में दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरे सवाल पे आएंगे तो हाल ही में किनके द्वारा पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप, बात हो रही है पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। अच्छा, पता है क्यों ये ऐप लॉन्च हुआ है? ये जो रेवड़ी पटरी पे रहते हैं ना, जो नीचे तबके के लोग हैं जिनका छोटा बिजनेस है, रेवड़ी पटरी मतलब ठेला वगैरह या रोड के किनारे जो छान के दुकान वगैरह बेचता है ना, तो उन्हीं लोग के लिए ये रेवड़ी पटरी मतलब ये पीएम स्वनिधि योजना है ना, उन्हीं लोग के लिए स्टार्ट किया गया है। और उनके लिए ऋण लेने में मतलब लोन लेने में आसानी होगा, इसीलिए पीएम स्वनिधि ऐप मतलब लॉन्च किया गया। ठीक है। अच्छा, हरदीप सिंह पुरी की बात हो रही है तो हरदीप सिंह पुरी जो है ना शहरी कार्य मंत्री हैं। ठीक है, शहरी कार्य मंत्री हैं। अच्छा, पीएम स्वनिधि योजना जो है ना, ये महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक समस्या उत्पन्न हुआ था ना, मतलब कोरोना जो आया था, सड़क विक्रेता जो है ना, कोरोना जब आया था तो महामारी के दौरान जो आर्थिक व्यवस्था मतलब चरमराई थी देश की, तो उसी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की और अभी हाल फिलहाल में पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहाँ है नशा मुक्त भारत अभियान और स्माइल 75 पहल। नशा मुक्त भारत अभियान है, स्माइल 75 पहल, तो ये दोनों अभियान है, अच्छा योजना है, ये हो गया सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्या? सामाजिक न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। ये वाला पता है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। क्या है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश। एक पंचायत एक खेल मैदान केरल सरकार द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा हो गया। आते हैं हम लोग अपने चौथे सवाल पे। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया है? तो वो हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब पुलिस के द्वारा पंजाब पुलिस ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया है। यहाँ देखेंगे तो ऑपरेशन क्लीन अभियान पता है क्यों शुरू हुआ है? ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू हुआ है, जो नशा होता है ना, नशा हो गया, ड्रग्स हो गया, इन सब को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया गया है। यहाँ लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट की बात हो रही है। तो जब नार्को स्टेट की बात हो रही है, नार्को स्टेट पता है किसको बोलते हैं? नार्को स्टेट उसी को बोलते हैं जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ड्रग्स वगैरह या धूम्रपान या जो होता है ना, धूम्रपान या ड्रग्स, इसी सब पे
टिकी हो और इसी सबसे उस देश की आर्थिक स्थिति मतलब मजबूत हो। जैसे देखिए श्रीलंका में है तो पर्यटन बहुत बड़ा वहाँ रोल प्ले करता है वहाँ की अर्थव्यवस्था में। तो नार्को स्टेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको नार्को स्टेट सीरिया। नार्को स्टेट हो जाएगा सीरिया, नार्को स्टेट हो गया सीरिया। आगे लिखा है एक विधायक एक पेंशन योजना। एक विधायक एक पेंशन योजना हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार हो जाएगा। अच्छा, एक विधायक पे एक पेंशन योजना पंजाब सरकार, समझ रहे हैं? एक विधायक को एक ही बार पेंशन दिया जाएगा। अगर कोई विधायक ऐसे होता है ना कि कोई विधायक बार बार जीता है तो उसको उसी हिसाब से पेंशन दिया जाएगा। तो यहाँ है एक विधायक की पेंशन योजना, तो ये हो जाएगा पंजाब सरकार द्वारा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है ये हो गया उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना, मुख्यमंत्री देव दर्शन हो गया गोवा सरकार। कहाँ हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अच्छा, हर घर गंगा जल योजना हो जाएगा बिहार सरकार। क्या हो जाएगा? बिहार, हर घर बिहार। अच्छा है यहाँ विद्या निधि, जब विद्या निधि की बात हो रही है तो विद्या निधि हो जाएगा कर्नाटक सरकार, विद्या निधि कर्नाटक सरकार, विद्या निधि हो गया कर्नाटक सरकार, विद्या निधि कर्नाटक सरकार, विद्या निधि हो गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। और एक है महिला निधि, एक है विद्या निधि कर्नाटक सरकार, महिला निधि पूछेगा तो वो हो जाएगा राजस्थान, महिला निधि पूछेगा तो वो हो जाएगा राजस्थान। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हो जाएगा राजस्थान। अच्छा, पता है अगर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी उन्हें कुछ पूछे नहीं पता रहे तो राजस्थान मार दीजिएगा, नहीं पता रहे तो, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना गोवा। कोई पढ़ा रहेगा तभी गोवा मारेगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो गोवा मार ही नहीं सकता है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान ही हो गया उत्तराखंड। आते हम लोग अपने अगले सवाल पे। तो हाल ही में भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच कितने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और नेपाल के बीच 7 एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुए हैं। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन था ना कि कार्गो ट्रेन चलाई गई है, इसी के अंतर्गत वो मतलब आया है, कार्गो ट्रेन का हस्ताक्षर इसी 7 के अंतर्गत है। तो हाल ही में नेपाल और भारत के बीच देखिए कनेक्टिविटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा पार सुल्तान तंत्र आदि को शामिल करते हुए 7 एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुई है, 7 एग्रीमेंट पे। अच्छा, 7 किलोमीटर लंबी रेल सेवा, जो कार्गो रेल सेवा थी ना मालगाड़ी वाला, तो 8 किलोमीटर लंबी का शुभारंभ पहले क्वेश्चन में हम बताया है मोदी जी और पुष्प कमल दहल के द्वारा किया गया है। पुष्प कमल दहल जो नेपाल के पीएम हैं। और हाल ही में मार्च 2023 में नेपाल के विराटनगर में 3 दिवसीय नेपाल भारतीय साहित्य महोत्सव, पूछ देगा नेपाल भारतीय साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ है? तो नेपाल के काठमांडू, ये सब मत मारिएगा, नेपाल का विराटनगर में, ये नहीं कि काठमांडू बहुत हाईलाइट है तो काठमांडू मार दिए, तो नेपाल का विराटनगर होगा। और यहाँ एक सैन्य अभ्यास दिया है जिसका नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, तो ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। किसके? भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में सूर्यकरण हो गया। अब देखिए छठे क्वेश्चन पे आएंगे। तो किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अब्दुल अल मंसूर को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हो जाएगा, ये है यूएई के अब्दुल अल मंसूर मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक हैं अपने देश के। और इनको विश्व विज्ञान मौसम संगठन का अध्यक्ष चुना गया अब्दुल अल मंसूर को। इसमें देखते हैं तो अब्दुल अल मंसूर हो गया, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अध्यक्ष चुने गए हैं अब्दुल अल मंसूर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन अब्दुल अल मंसूर अध्यक्ष हैं, ठीक है। और भारत के भी एक व्यक्ति का नाम आता है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र हैं। उनको मृत्युंजय महापात्र भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिर्देशक हैं। उनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन
कि तीनों उपार्चन में के लिए चुना गया है। ठीक है, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसका क्या उपाध्यक्ष, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, मौसम विज्ञान का। अब देखिए यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग दिए हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन ने अर्जेंटीना की मौसम वैज्ञानिक स्लेटले साउलो, थोड़ा कंजस्टेड है फिर भी एडजस्ट कीजिएगा लोग थोड़ा, स्लेटले साउलो को अपना महासचिव नियुक्त किया गया है। और इस स्लेटले साउलो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। स्लेटले साउलो अर्जेंटीना की है। ठीक है, और अर्जेंटीना की है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। आते हम लोग आगे, तो भारत ने किस देश को हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो वो देश है पाकिस्तान को हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और ये चौथी बार है, फोर्थ टाइम है कि भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और चौथी बार के साथ जूनियर एशिया कप 2023 भारत सर्वाधिक बार जीतने वाला देश बन गया है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है और चौथी बार जीता है। और पूछ देगा पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में भारत के कप्तान कौन थे, तो कप्तान उधम सिंह थे। और उधम सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया खिताबी मुकाबले में, मतलब फाइनल में मैन ऑफ द मैच उधम सिंह। और उधम सिंह पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के कप्तान। ठीक है, और इसका आयोजन स्थल पूछ देगा तो ओमान के सलाला में। ठीक है, ओमान के सलाहल में इसका आयोजन हुआ है। और पाकिस्तान को कितना से हराया भारत, 2-1 से हराया। कितना से, 2-1 से हराया भारत। और इसी के साथ सर्वाधिक बार जीतने वाला इस कप को, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप को जीतने वाला भारत बन गया है देश। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य में अवस्थित अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि-1 के सफल परीक्षण की बात हो रही है, तो अग्नि-1 का जो सफल परीक्षण हुआ है वो उड़ीसा से हुआ है। उड़ीसा में है एपीजे अब्दुल कलाम। उड़ीसा का चांदीपुर देता है हमेशा बुक में, उड़ीसा के चांदीपुर से अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया है। भारत द्वारा तैयार बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 से अग्नि-4 तक एग्जाम में पूछता है इसका रेंज। तो जब रेंज पूछेगा तो हो जाएगा 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक की है। अग्नि-1 से 4, 5 वाला का इससे ज़्यादा है, 1 से 4 700 से 3500 किलोमीटर। अब देखिए, दिसंबर 2022 में भारत द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफलपूर्व परीक्षण किया गया और इसकी जो भेदन क्षमता है वो है 5000 किलोमीटर तक। 5000 किलोमीटर तक ये भेद देगा। ठीक है, और 1 से 4 तक 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, और अग्नि-5 मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल पूछेगा अग्नि-5, और यह लगभग दुनिया के आधे हिस्से तक मार करने की क्षमता रखता है। दुनिया के आधे हिस्से तक भेदने की क्षमता रखती है अग्नि-5 मिसाइल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? ठीक है, तो बात हो रही है सेल के नए अध्यक्ष के बारे में। तो जब सेल के नए अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है तो वो है अमरेंदु प्रसाद है सेल के नए अध्यक्ष। सेल की स्थापना ईयर पूछ देगा तो 1954 हो जाएगा। और भारत के 12 महारत्न कंपनी में से सेल एक है। अब पूछ देगा 12वीं महारत्न कंपनी कौन है, तो वो है REC। 12 हो जाएगा, 12वीं हो जाएगा REC। अच्छा, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी ये सब हम लोग सुनते हैं, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे महारत्न कंपनी के बारे में कि महारत्न कंपनी किसको बोलते हैं। तो देखिए, महारत्न कंपनी होने के लिए आपको कंपनी को लगातार 3 वर्षों तक
5,000 करोड़ का मुनाफा होना चाहिए, मुनाफा। और ये 5,000 जो करोड़ है ना, 5,000 जो करोड़ है, जीएसटी वगैरह जोड़ के नहीं, जीएसटी वगैरह सब छाँट ओट के 5,000 करोड़ होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाएगा स्टेटमेंट में, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, अगर महारत्न कंपनी के बारे में पूछ देगा तो इसलिए जानना जरूरी है। तो 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ मुनाफा होना चाहिए, ठीक है। और एनुअल जो टर्नओवर है ना, एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए फॉर 3 ईयर, मतलब 3 साल के लिए, ठीक है। और एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़, ये भी 3 साल के लिए फॉर 3 ईयर हो जाएगा 15,000 करोड़। अच्छा, ये एवरेज एनुअल नेटवर्थ समझ रहे हैं क्या है? एवरेज एनुअल नेटवर्थ है कि साजो सामान, मशीनरी, ज़मीन वमीन सब का मतलब खर्चा वर्चा सब लेके 15,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। ये महारत्न कंपनी के बारे में अगर स्टेटमेंट ने दे देता है ना 1 2 3 और पूछ देता है इनमें से कौन कौन सही है, 1 2 3 4 दो मिला के दे देगा, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे 10वां क्वेश्चन है, एनसीसी कैडर शालिनी सिंह हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। भारत की पहली महिला की बात हो रही है जिन्होंने एनसीसी कैडर कोर्स पूरा किया है पर्वतारोहण के क्षेत्र में, अच्छा, एनसीसी की बात हो रही है तो सबसे पहले एनसीसी का स्थापना ईयर लिख लीजिए 1948 हो गया एनसीसी का। अब देखिए पूछ रहा है कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो शालिनी सिंह है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से शालिनी सिंह संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है शालिनी सिंह। तो हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो मतलब आपको अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए देखे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हमारा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह मतलब डेली लाया जाएगा। और जितना भी करंट है ना, आप बुक उठाइएगा, सोचिए एक बार में याद कर ले तो नहीं होगा। और हम लोग बहुत अच्छे से, एक होता है ना सिस्टमेटिक प्लान बना के, प्लान के हिसाब से हम लोग ला रहे हैं करंट की। इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में ये दे दिए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में क्या प्लान है, और इसी तरह करते करते हम लोग आपका पूरा करंट खत्म करवाएंगे लोग। थैंक यू।